नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि बिहार से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न जो संभावित भी हो सकते हैं, साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्न भी इसमें जुड़े होते हैं। और अभी तक हमने बिहार के भूगोल को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। और अब जो आपको सेशन देखने को मिल रहा है ये बिहार के इतिहास से संदर्भित है। और बिहार का इतिहास या भारत का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण सेक्शन के रूप में है। तो इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। आप इसको इस कक्षा को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। जो फैक्ट बताए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जिनको लगता है स्पीड स्लो है, आप यूट्यूब में फंक्शन है उसके माध्यम से स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर क्विक रिवीजन चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो रखी गई है। जो फैक्ट बताए जाते हैं अतिरिक्त में, वो फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? बताएं। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, कांस्य युग या लौह युग? बताएं। मुंगेर से प्राप्त जवाब दीजिएगा, किस युग के हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो, मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया। अब मुंगेर और नालंदा एक प्रमुख, आप कह सकते हो प्रमुख जिले रहे हैं जहां से पूर्व प्रस्तर युग के पत्थर की कुल्हाड़ी और विभिन्न प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण उपकरण जो है प्राप्त पूर्व में किए गए थे। इसके साथ साथ आप जानते हैं वाल्मीकि नगर है जहां से पूरा पाषाण कालीन उपकरण आपको देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया। इसके बाद यदि आप देखोगे तो नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी और चाकू भी मिले हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बिहार में जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो भी इस तरह की खुदाई में उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा उपकरण कहाँ से मिला है। इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है मध्यवर्ती प्रस्तर युग। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएं। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलें बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न। अभी मैंने आपको कुछ बताया, यदि आपने सिर्फ उसी को ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताएं। मैंने आपको बताया मुंगेर और नालंदा दो ऐसे स्थल हैं जहां से पूर्व में आप कह सकते हो पूर्व प्रस्तर युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंगेर और नालंदा। ठीक है, सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि नौ पाषाण युग के या नौ प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है नौ प्रस्तर युग की जब आप बात करते हो तो एक स्थान है चिरांद। ये आपको पता होना चाहिए। किसकी बात हो रही है? नौ प्रस्तर युग की बात हो रही है। नौ प्रस्तर युग की बात हो रही है। और नौ प्रस्तर युग से संबंधित जो आप कह सकते हो कुछ साक्ष्य मिले हैं, वो एक तो चिरांद से मिले हैं और दूसरा आपको देखने को मिलेगा चेचर से मिले हैं। चिरांद और चेचर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। चिरांद की यदि हम बात करते हैं तो चिरांद जो स्थान है ये आपको सारण जिले में देखने को मिलता है। चेचर जो स्थान है ये आपको वैशाली जिले में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, सारण जिले में ये मिलता है, ये वैशाली जिले में मिलता है। और इन दोनों स्थानों से यदि हम बात करें तो नौ प्रस्तर युग के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बताएं। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बिहार में कब पता चला
कि आदि मानव रहते हैं या आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताएं। देखो बार बार मैंने अभी आपको बताया, यदि आपने पहला प्रश्न ध्यान से देखा, पहले प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया, पूर्व प्रस्तर युग से संबंधित अवशेष सबसे पहले मिले हैं। कहाँ से मिले थे? नालंदा और मुंगेर से मिले थे, ठीक है। फिर उसी के बाद इससे संबंधित प्रश्न देखा। तो कहने का मतलब है कि जो पहला साक्ष्य मिला है वो पूर्व प्रस्तर युग का मिला है, और इस आधार पर यदि हम देखें तो ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। पूर्व प्रस्तर युग आपका सही उत्तर है। देखो अब यहाँ पे आपको बता दें, कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आरंभिक प्रस्तर युग के जो अवशेष हैं वो जेठिया गया से मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं, नालंदा से मिले हैं। 3 स्थान याद कर लीजिएगा। मध्य पाषाण युग से संबंधित अवशेष कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। नव पाषाण युग से संबंधित अवशेष कहाँ से मिले हैं? अभी आपको बताया चिरांद, सारण जिला, ठीक है। और मैंने आपको बताया चेचर, वैशाली जिला, तो यहाँ से मिले हैं, ठीक है। इसके बाद ताम्र पाषाण युग से यदि हम बात करें तो चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ताराडीह समेत कई अन्य स्थानों से भी मिले हैं। तो ज़्यादातर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जहां से फैक्ट जो है कम होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आरंभिक प्रस्तर युग से संबंधित पूछा जा सकता है, तो मुंगेर, नालंदा याद रखना है, साथ ही साथ गया का जेठिया भी आपको याद रखना है। मध्य पाषाण युग आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सिर्फ मुंगेर इसमें महत्वपूर्ण है। इसी तरह से नव पाषाण युग पूछा जा सकता है, चिरांद्र और चेचर, चिरांद्र सारण में है, चेचर वैशाली में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी तैयारी रखें कि प्रश्न कहीं से भी बने गलत ना हो, ठीक है। और जिनको बार बार कह रहा हूं, जिनको लगता है स्पीड कम है, आप YouTube के माध्यम से स्पीड बढ़ा लीजिए और क्विक रिवीजन करिए, लेकिन वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे चीजें आपकी बेहतर नहीं होंगी, आपको पता नहीं चलेगा आपकी कमियां कहां पर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुई थी? अब क्या बात हो रही है? ऐतिहासिक युग की बात हो रही है। ऐतिहासिक युग के बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुआ था? मतलब ऐतिहासिक युग की अब हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब बात आती है बसावट की, जब बात आती है बसावट की, तो इंसान को क्या चाहिए? इंसान को पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, और ऐतिहासिक युग की बात कर रहे हैं तो कृषि भी अच्छे से हो रहा था, पशुपालन भी अच्छे से हो रहा था। कृषि और पशुपालन के साथ साथ यदि हम देखें, सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा होता है। यदि कहीं पे मानव रहना शुरू करता है तो उसके लिए सुरक्षा भी एक प्रमुख मुद्दा होता है। और यदि हम देखें तो इसके साथ साथ कृषि पशुपालन के साथ साथ मनुष्य को शिकार भी करना था इस समय में, और शिकार के लिए भी जानवरों की आवश्यकता थी। तो ये सारे फैक्टर जो हैं कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे कृषि की भी सुविधाएं बेहतर थी, पशुपालन भी बेहतर हो सकता था क्योंकि जल की उपलब्धता बेहतर थी, सुरक्षा बेहतर थी, ठीक है, और शिकार, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको गंगा घाटी क्षेत्र में मिलेंगी। और इसी के कारण गंगा घाटी क्षेत्र में आपको सबसे पहले मानव की बसावट देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर। मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बन सकता है कि क्या कारण है कि ऐतिहासिक युग में मानव सबसे पहले गंगा घाटी क्षेत्र में ही आकर बसे। तो आपको इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करनी है, कृषि, पशुपालन, सुरक्षा, शिकार, इन्हीं बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मानव सबसे पहले यहीं पर बसे गंगा घाटी क्षेत्र में, हिमालय के जो तराई क्षेत्र में वहाँ क्यों नहीं बसे, या दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ क्यों नहीं बसे? तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थान विशेषी जलवायु को आप माध्यम बनाते हुए चीज़ों को लिख सकते हैं, अपना बेहतर उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। चल, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? देखो अब यहाँ पे अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सबका डेट याद रखना है क्या, चारों संगीति का डेट याद रखना है क्या? नहीं,
चारों संगीति का डेट आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि जो बिहार से संदर्भित है उसका डेट आपसे पूछा जा सकता है, उसकी तिथि आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अजातशत्रु के शासनकाल में, और आप जानते हो अजातशत्रु के जो शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी, ये प्रथम बौद्ध संगीति थी और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो कब हुई थी ये आपको बताना है, तो बताएं कब हुई थी। चलिए, कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तब तक मैं आपको बता देता हूं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कालाशोक, और कालाशोक के शासन काल में ये हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो आप जानते हो तृतीय बौद्ध संगीति महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासन काल में आपको देखने को मिलती है। तो इसको भी लिखें आप, पाटलिपुत्र और अशोक के शासन काल में। ठीक है। इसके बाद चौथे की यदि हम बात करते हैं तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कुंडलबन कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इनमें वर्ष भी आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कब हुई थी। प्रथम की यदि हम बात करें तो 483 में हुई थी। कब हुई थी? 483 में हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली के में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में 383 में। और तृतीय बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? चले बताएं, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और यहाँ पे आपको बता भी दिया गया कि मगध सम्राट ने बसाया था। तो मगध सम्राट की बात हो रही है, मगध साम्राज्य की बात हो रही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं जब बात आती है मगध साम्राज्य की, जब बात आती है मगध साम्राज्य की, तो आपको पता होगा कि मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए बताएं, इसके बारे में पहले बताएं फिर आगे हम बात करते हैं। किसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था? 4 विकल्प हैं आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदेन या जरासंध। किसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? और आपको पता होगा कि इसकी स्थापना किया था उदेन ने। और यह भी आपको पता होगा कि उदेन ने जो है वो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित भी किया था। तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित भी उदेन ने किया था। इसको बताएं। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? ये आपको बताना है। बताएं, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? शिशुनाग, नागदशक, कालाशोक, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? चले जवाब दीजिएगा। किसने जो है वो वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। किसने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? चलें बताइएगा। वैशाली को वास्तविक राजधानी किसने बनाया? तो आपको बता दें, शिशुनाग ने बनाया। किसने? शिशुनाग ने। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। और आपको बता दें कि शिशुनाग वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उसको भी शिशुनाग, मतलब शिशुनाग जो है स्वयं शिशुनाग वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इसी का पुत्र था कालाशोक। इसी का पुत्र था कालाशोक। और कालाशोक के समय में आपने देखा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वैशाली में किया गया था। ये आपने देखा है।
ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, कालाशोक ने ही पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, यह आपको बताना है। इसको बताएं, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? बताएं, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? बताएं। चले जवाब दीजिएगा। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? चले जवाब दीजिएगा। घननंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन। चले जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा महापद्मनंद। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, महापद्मनंद इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, महापद्मनंद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कुछ फैक्ट, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है, तो प्रचंड सेना का जो स्वामी उपाधि दी गई है वो महापद्मनंद को दी गई है। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेना अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है, तो महापद्मनंद को कहा गया है। यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि जब आप बात करते हो घननंद की, ए विकल्प में घननंद दिया हुआ है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आप नोट कर सकते हो कि घननंद ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था। पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में चाणक्य को अपमानित किया गया था, तो घननंद के दरबार में चाणक्य को अपमानित किया गया था। यह भी फैक्ट है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तीसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए मुद्रा राक्षस में धननंद पर चंद्रगुप्त की किसमें, मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह बात की गई है कि घननंद पर चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया गया है, तो याद रखना है कि मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त की विजय की वर्णन किया गया है, जो चंद्रगुप्त ने धननंद पर विजय स्थापित की थी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित किया? भारत में केंद्रीयकृत व्यवस्था किसने स्थापित किया, आपको बताना है। बताएं, भारत में किसने केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित किया? चलें बताएं। जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और उसी आधार पे आपका जवाब भी चाहिए। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो केंद्रीकृत व्यवस्था की बात करें स्थापित करने की, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको पता होगा एक शासक थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो शासक थे, यूनानी शासक थे, उनको चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। और इसका जो वर्णन है वो एपिन, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये नाम है एपियानस ने किया था। इसका जो वर्णन है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया, तो आपको याद रखना है एपियानस नामक व्यक्ति ने इसका वर्णन किया था। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलकर फिर आप जानते हो कि इनमें मित्रता हुई थी और आपको देखने को मिलता था कि सेल्यूकस निकेटर जो था उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था। ये भी आपको पता होगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आए थे। और आपको यह भी पता होगा कि मेगास्थनीज जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इंडिका में विस्तृत तरीके से इन चीज़ों का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है सर विलियम जोन्स।
सर विलियम जोन्स का नाम आता है कि सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके रूप में की थी? तो सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो किया था सैंड्रो कोट्स के रूप में। किसके रूप में किया था? सैंड्रो कोट्स के रूप में। ये भी आपको पता होना चाहिए, सैंड्रो कोट्स के रूप में इनकी पहचान की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से सराहनीय है, चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था, आपको बताना है। चले बताएं, कितने भागों में विभक्त था यह आपको बताना है। चले इसका जवाब बताइएगा, कितने भागों में विभक्त था। आपको बता दें कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है वो 5 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 5 भागों में। ये 5 भाग कौन कौन से थे? प्राच्य, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और कलिंग। ये 5 आपको पता होना चाहिए। प्राच्य, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और कलिंग। इनकी राजधानियां भी आपसे पूछी जाती हैं। तो इनकी राजधानी, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर पड़ते हैं। तो पाटलिपुत्र पड़ता है बिहार में, उत्तरापथ पड़ता है पाकिस्तान में, या तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान में, दक्षिणापथ पड़ता है आंध्र प्रदेश में, अवंती राष्ट्र पड़ता है मध्य प्रदेश में और कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो 5 भागों में विभक्त था। ये 5 भाग आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनकी राजधानी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। तब समझिए समग्रता से आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? बताएं, पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन कहां पर उपलब्ध है? आपको अभी एक प्रश्न में इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त ने आपने देखा कि किस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपने दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो जो मेगास्थनीज थे उनकी एक पुस्तक थी जिसको बोलते थे इंडिका, और उस इंडिका पुस्तक में उन्होंने पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे आपको बताना है। चलिए बताएं, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन से थे ये आपको बताना है। कितने स्रोत थे, राजस्व के कितने स्रोत थे ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रखने की जरूरत है। बताएं, जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब दीजिए। देखो यहां पे पूछा गया है आपसे कि मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे। मौर्यकालीन राजस्व के स्रोत के बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा दुर्ग, राष्ट्र। तब तक आप जवाब दीजिए, सोचकर समझकर जवाब दीजिए, सोचकर समझकर जवाब दीजिए। खनि, वन, दुर्ग, राष्ट्र, खनि, वन। इसके बाद आपको ब्रज, वणिक पथ, ब्रज, वणिक पथ और सेतु। तो कुल मिलाकर इस समय 7 इस प्रकार के राजस्व के स्रोत थे। अब ये जो 7 राजस्व के स्रोत हैं ये कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। पहले दुर्ग हो गया। दुर्ग की यदि हम बात करें तो दुर्ग का मतलब हो गया नगरों से जो आय प्राप्त होती थी उसको हम दुर्ग बोलते थे, इसके अंतर्गत रखते थे। दूसरे स्थान पे आपको राष्ट्र देखने को मिल रहा है। राष्ट्र का मतलब जो जनपद थे, जो ग्राम थे, उनसे जो आय हो रही है उसको हम राष्ट्र के अंतर्गत रखते थे। तीसरा है खनि, जो खनिजों से हमें आय होती थी उसको हम खनि के अंतर्गत रखते थे। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा
सेतु। सेतु में यदि हम देखें तो सेतु का जो यहाँ पे तात्पर्य है वह है फल फूल और सब्जियों से। वन की बात करें तो वन मतलब जंगलों से जो आय प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बनी हुई थी। अब इसमें आपको एक देखने को मिल रहा होगा बज व्रज और एक देखने को मिल रहा होगा बणिक पथ। तो ब्रज का मतलब हो गया, ब्रज के अंतर्गत आप कह सकते हो कि ऐसे कर जो पशुओं से लिए जाते हैं, पशुपालकों से लिए जाते हैं। ऐसे कर जो पशुपालकों से लिए जाते थे उसको हम ब्रज बोलते थे। तीसरा अगला आपको देखने को मिल रहा है बणिक पथ। बणिक पथ मतलब हो गया जो मार्गदर्शित करता था। तो मार्गदर्शित कर भी एक था स्थल मार्ग जल मार्ग को जोड़ने के लिए या स्थल मार्ग की यात्रा करने के लिए, जल मार्ग से यात्रा करने के लिए। मतलब जिस प्रकार से आप सामानों का परिवहन करते थे, जिस प्रकार से आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जाते थे, तो जो भी आप साधन यूज करते थे उस पर भी कर लिया जाता था, उसको बोलते थे बणिक पथ। ये आपको पता होना चाहिए। तो 7 कर के साधन थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी, बताएं। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन जो मुद्रा थी वो क्या कहलाती थी, आपको बताना है। और आपको बता दें, या 3/4 तोले के बराबर एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। 3/4 तोले के बराबर एक चांदी का सिक्का था। और मौर्यकालीन की यदि हम बात करें तो इस समय चांदी के भी सिक्के चलाए जाते थे, सोने के भी सिक्के चलाए जाते थे, और चांदी और सोने के अतिरिक्त तांबे के भी सिक्के इस समय चलते थे। तो ये आपको बताना है। चलें बताएं, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा कहलाती थी पण। क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा पण कहलाती थी। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसके साथ साथ आपको बता दें, बिबीत आपने देखा होगा। बिबीत 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 बोलते हैं चारागाह कर। चारागाह कर बोलते हैं बिबीत को, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको इस समय देखने को मिलता था रज्जु। रज्जु जो है वो भूमि के माप के समय लिया जाने वाला कर था, ये भी आपको याद रखना है। रज्जु कर क्या था? भूमि की माप के दौरान लिया जाने वाला कर था। इसके साथ साथ एक कर अक्सर पूछा जाता है, उसका नाम था वर्तनी। वर्तनी कर क्या था? वर्तनी कर था सीमा पार कराने के लिए ये कर लिया जाता था, तो इसको बोलते थे वर्तनी। तो ये 3 कर आपको पता होने चाहिए। वर्तनी कर सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर। इसके बाद आपने रज्जु कर भूमि की पैमाइश के दौरान लिया जाने वाला कर। बिबीत कर चारागाह कर होता था इस समय में, यह आपको पता होना चाहिए। और मौर्यकालीन जो मुद्रा थी उसको पण कहते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। सीता भूमि क्या होती थी? अर्थशास्त्र में सीता भूमि क्या होती थी, बताएं। सीता भूमि क्या होती थी? जवाब दीजिएगा। सीता भूमि क्या होती थी? सीता भूमि मतलब हो गया भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि एक कर लिया जाता था। ये जो सीता है ये एक प्रकार का भूमि कर है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का भूमि कर है, और सीता नामक जो भूमि कर होता था वो उस पर लगाया जाता था जिस पर खेती की जाती थी। ठीक है, तो खेती पर लगाया जाने वाला जो कर था उसको सीता आप बोलते थे। इसके साथ साथ एक कर और होता था खेती पर जिसको आप बोलते थे भाग कर। और भाग कर जो लगता था खेती पर, विशेष रूप से स्वतंत्र कृषि करने वाले कृषकों पर यह कर लगता था, और उनकी जो आय होती थी उसी पर यह कर लगता था, जिसको बोलते थे भाग कर। भाग कर हो गया, सीता कर हो गया, ये कृषकों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक कर होता था अतिवाहिका। अतिवाहिका, और अतिवाहिका कर की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अतिवाहिका कर मतलब मार्गदर्शन कर होता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ गुल्मदेह, गुल्मदेह जो कर होता था, इसके बारे में यदि हम बात करें तो सैनिकों की फीस होती थी जिसको बोलते थे गुल्मदेह। इसके साथ साथ बलि होता था। बलि जैसे आप समझते हो तो एक प्रकार का ये धार्मिक कर होता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो विभिन्न प्रकार की कर प्रणाली रही है इस शासन काल में वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार उसका रिवीजन आपको अवश्य करना चाहिए।
मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? बताएं, किसे राजदूत बनाकर भेजा था, ये आपको बताना है। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था, ये आपको बताना है। चलें बताएं, किसे राजदूत बनाकर भेजा था? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि किसको भेजा था, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज इसका सही उत्तर है। रट जाइए कुछ चीजें, इसको बताएं। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? चीनी बौद्ध यात्री जो था इत्सिंग, इसने किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया है, ये आपको बताना है। बताएं, बिहार के किस विश्वविद्यालय में इसने 10 वर्षों तक अध्ययन किया है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। वह विश्वविद्यालय कौन सा है जहां पर इसने 10 वर्षों तक अध्ययन किया है? नालंदा, विक्रमशिला, चेचर या उदंतपुरी? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, इसने अध्ययन किया है नालंदा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। इसको बताओ, महाबोधि वृक्ष को छत पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। नोट कर लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? अच्छा प्रश्न है, बताएं। गुप्तवंशी शासक जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? देखो, जब बात आती है गुप्त वंश की तो आपको पता होगा कि गुप्त वंश के शासकों के अंतर्गत जो एक शासक हुए हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की यदि हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे और उन 9 रत्नों की यदि हम बात करें तो उनमें सबसे पहले आपको देखने को मिलते थे महाकवि। महाकवि के रूप में कालिदास थे। इसके बाद चिकित्सक आपको देखने को मिलते थे, धन्वंतरी चिकित्सक के रूप में यहाँ पे 9 रत्नों में थे। चिकित्सक के बाद यदि हम बात करें तो बात आती है वराह मिहिर की। वराह मिहिर एक खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी के बाद फिर कोशकार का नाम याद आता है। कोशकार जो थे वो अमर सिंह इस समय कोशकार थे, वो आपको पता होना चाहिए। वास्तुकार की यदि हम बात करें तो शंकु वास्तुकार थे। फिर इसके बाद आता है छपड़क का नाम। छपड़क का जो नाम है वो ज्योतिषी के रूप में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। छपड़क उस समय में एक ज्योतिषी थे। छपड़क के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है व्याकरणज्ञ, और व्याकरणज्ञ के रूप में वरुचि जो थे वो व्याकरणज्ञ के रूप में इसमें देखने को मिलते थे। यहाँ पर एक जादूगर भी थे जिनका नाम था बेताल भट्ट, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह भी चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे। फिर घटकर पर एक कूटनीतिज्ञ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 9 रत्न इनके कौन कौन से हैं? विशेष रूप से नाम तो सबको पता होता है, लेकिन उनका पेशा क्या था, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? 9 रत्न तो थे, लेकिन उनका क्षेत्र क्या था? इससे संदर्भित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनके क्षेत्र को भी आप आसानी से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानते थे, तो आपको बता दें गुप्तवंशी शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। और गुप्तवंशी शासकों में एक शासक था जिसको बोलते थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, यह भी आपको पता होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको बताएं। गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? बताएं। गुप्त काल की समाप्ति के बाद मगध में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। गुप्त काल की समाप्ति के बाद मगध में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? चले फास्ट जवाब। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी साइंस के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
5 प्रश्न मैथ के आपको देखने को मिलेंगे। बार बार आपसे निवेदन किया गया था कि साइंस और मैथ के प्रश्नों को आप हल किया करें, जो ना आए वो बताया करें, लेकिन कभी कोई कमेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। चलिए, इसका सही उत्तर है मौखरी वंश। क्या है? डी विकल्प मौखरी वंश इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताएं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताएं। आपको पता होगा कि महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक भी यहीं से हुआ था और कहीं ना कहीं 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो बताएं, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, 3 फैक्ट इनके बारे में मैंने आपको बताया। क्या क्या? कि 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत का प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। बताएं, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? चलें, और जब बात आती है गुप्त वंश की स्थापना की बात, तो आपको प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो डेट पता चलती है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो जानकारी मिलती है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कौन सी तिथि सही है, ये आपको बताना है। बताएं, जवाब दीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? देखो, प्रयाग प्रशस्ति की माने तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो 275 ईस्वी में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। श्री गुप्त द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, तो 275 ईस्वी, और श्री गुप्त आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चलें, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चलें, बताएं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि हासिल थी। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, किस शासक से सिंघल के राजा मेघवर्मन ने बोध गया बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? बताएं। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। किस शासक से यह अनुमति मांगी गई थी, आपको बताना है। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि आज के जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं मौर्य काल से जुड़े हुए हैं, गुप्त काल से जुड़े हुए हैं, और इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? बताएं। नालंदा जवाब दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है पाल, गुप्त, कुषाण या मौर्य? इसका संदर्भ है गुप्त काल से, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चलो, ये तो बहुत है, करंट अफेयर्स में कई बार मैंने बताया। तुरंत जवाब दीजिए, कुमार गुप्त। आगे बढ़ते हैं। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? चलिए बताएं, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? अच्छा प्रश्न है। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था?
जैन तीर्थंकरों की बात की जा रही है, तो किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? और जब जैन की बात की जा रही है, जैन तीर्थंकरों की बात की जा रही है, तो आप जानते हो प्रथम तीर्थंकर जो इनके थे वो थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये आपको पता होना चाहिए। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तीर्थंकर का मतलब आप संस्थापक समझ सकते हो, और इसका सही उत्तर है मल्लिनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है मल्लिनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट हुआ था? बताएं, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट हुआ था? बताएं, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट हुआ था? चलें जवाब दीजिएगा। चलें, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, ये थे 12वें तीर्थंकर, 12वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका नाम था वसुपूज्य। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको पता होगा जैन धर्म ने चातुर्याम शिक्षा को अपना आधार बनाया है, जिसमें सत्य, सदैव सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा से परहेज, अस्तेय, चोरी वर्जित है इनके धर्म में। और चौथा जो आपको देखने को मिलता है वो अपरिग्रह, मतलब संपत्ति संग्रह नहीं करना है, जैन धर्म में ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था वसुपूज्य। इसको बताएं, 20वें तीर्थंकर सुबर्थनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, बिहार में कई सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। अभी मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, उसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि कितने तीर्थंकरों का जन्म जो है वो बिहार में हुआ है। ठीक है, बहुत सारे तीर्थंकर हैं जैन धर्म का, लगभग आपको 5 तीर्थंकर याद रखने हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है। उनके बारे में अभी एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे बताएं, 20वें तीर्थंकर सुबर्थनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं। चलें, इसका सही उत्तर है राजगिरी। जिनको नहीं पता है तो ऐसे तो देखने पे याद नहीं आएगा, ऐसे समय ही हमारा बेकार जाएगा। ठीक है, जिनको पता है, फैक्ट याद किया है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जैन धर्म की जब बात करते हैं तो जैन संघ की भी बात आती है, और जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था कई बार पूछा जाता है, तो सुधर्मन आपको याद रखना है। ठीक है, सुधर्मन जैन धर्म से जुड़े हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष था। जैन धर्म का जो विभाजन था श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। जिनमें श्वेतांबर जो थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, जो दिगंबर थे उनकी यदि हम बात करें तो भद्रबाहु के अनुयायी थे। ये पूछा जाता है, तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रथम जैन सभा का यदि आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो प्रथम जैन सभा का जो अध्यक्ष था वो स्थूल भद्र को चुना गया था, और स्थूल भद्र कहीं ना कहीं जो है वो श्वेतांबर के जुड़े हुए थे, श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? ठीक है, पवित्र समाधि कहाँ है ये पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो संदर्भ है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन इनमें से कौन से रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से हैं, साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि उनकी समाधि कहाँ पे है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन यदि हम बात करें, जो जैन आचार्य थे उनकी जो समाधि है, उनके समाधि स्थल की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है पटना में। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप जानते हो कि प्रथम जैन सभा के बारे में मैंने आपको बताया। द्वितीय जैन सभा का जो अध्यक्ष है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो देवर्धिगण या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैन साहित्य को कहा क्या जाता है, तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, और उसी के साथ बिहार से संदर्भित जो भी जैन से संबंधित जो भी इनके तीर्थंकर रहे हैं, किनका जन्म बिहार में हुआ है, उसकी भी बात हम इसी प्रश्न में करेंगे। तो बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था, आपको बताना है। चंपानगरी, राजगिरी, पाटलिपुत्र, आहारा, बताएं। चले, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। चले जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बिहार से संदर्भित बहुत सारे तीर्थंकर हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब बिहार से संदर्भित जो भी तीर्थंकर हैं, जिन तीर्थंकरों का जन्म बिहार में हुआ था, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नाम आता है 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के बारे में। और 10वें तीर्थंकर जब शीतलनाथ की हम चर्चा करते हैं तो आपको बता दें 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थान जो है वो आज के झारखंड में बताया जाता है। पहले बिहार में था, आज के झारखंड में है। तो ये थोड़ा विवादित है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। लेकिन 12वें तीर्थंकर की बात जब करते हैं तो बसु पूज्य हैं और इनका जन्म स्थान चंपापुरी है। 19वें तीर्थंकर और 21वें तीर्थंकर की यदि हम बात करें, 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, 21वें तीर्थंकर है नेमिनाथ। इनका जो जन्म स्थान है ये है मिथिला, ये आपको पता होना चाहिए। 20वें तीर्थंकर की यदि हम बात करते हैं तो 20वें तीर्थंकर है सुब्रतनाथ और 20वें तीर्थंकर का जो स्थान है वो है राजगिरी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी आपको निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात हो रही है जैन धर्म की, तो आपको पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की जब बात करते हो तो इनके ज्ञान प्राप्ति को लेकर, इनके कैवल्य प्राप्ति को लेकर कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है जिम्भिका ग्राम नामक एक स्थान था जहाँ पे ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे स्थान कौन सा था यदि हम बात करें तो ऋजुपालिका नदी के किनारे का स्थान था और जिम्भिका ग्राम नामक स्थान था जहाँ पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब यहां से आपके मैथ के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब अन्य प्रश्नों को भी हम देखेंगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न। और आप जानते हो सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अभी सबसे ज़्यादा यदि फोकस स्टेट स्पेशल की बात किसी पर किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपके इसी सेक्शन पे किया जा रहा है, सामान्य विज्ञान के, क्योंकि सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रत्येक परीक्षा में यदि हम देखें तो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, मैथ के प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है। तो सामान्य विज्ञान और मैथ का ये जो सेक्शन है, जो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है 3 in 1 या 2 in 1 सीरीज का, इसको आपको सफल बनाना है। तो चलिए एक एक करके अब हम प्रश्नों को देखते हैं। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझने की जरूरत है। पहला प्रश्न कह रहा है, कथन इसमें है एक कारण है, विटामिन बलवर्धक तत्व, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या बोला जा रहा है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा कारण इसमें क्या कह रहा है, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। और कथन और कारण दोनों को देखकर आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिएगा कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो पहला क्या कह रहा है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा कारण क्या कह रहा है, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन के बारे में जब आप पढ़ते हो
तो विटामिन कभी भी बैक्टीरिया को मारकर या जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, इनको नहीं मारता है। तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो तो गलत है। रही बात कथन की, तो विटामिन बलवर्धक तत्व तो हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका यदि हम देखें तो सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गए, इनको मारता कौन है, तो आपको बता दें श्वेत रुधिराणु। नोट कर लीजिएगा, जो शरीर में आपके श्वेत रुधिराणु होते हैं यही होते हैं जो बैक्टीरिया या कवक या जो इस प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं, इस प्रकार के विषाणु होते हैं, उनको मारते हैं। तो याद रखिएगा, श्वेत रुधिराणु जो है इस काम में योगदान देते हैं। श्वेत रुधिराणु का नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन माना जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी जो होता है उसको हार्मोन माना जाता है। और कल मैंने आपको विटामिन डी का रासायनिक नाम बताया था, कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात आप दूध की करते हो तो दूध में क्या विटामिन मिलता है? जी हाँ, दूध में विटामिन मिलता है। कौन से विटामिन मिलते हैं दूध में? तो दूध में आपको B1 विटामिन मिल जाएगा, B2 विटामिन मिल जाएगा, B6 विटामिन मिल जाएगा और B12 विटामिन मिल जाएगा। तो दूध में भी विटामिन मिलते हैं, यह भी याद रखना है, गलतफहमी नहीं रखनी है कि दूध में विटामिन नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। दूसरा कह रहा है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। तीसरा कह रहा है, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। बताएं इसका कौन सा उत्तर सही होगा? और आप जानते होंगे, एक अलसी का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अलसी, आपकी परीक्षा के लिए भी और आपकी शरीर के लिए भी, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी। क्यों? क्योंकि अलसी में जो है वो ओमेगा 3 वसीय अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से कथन सत्य हैं। तो मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, एकदम सत्य है। दूसरा कह रहा है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, एकदम सत्य है। तीसरा कह रहा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं। आपको बता दें, मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, और इस आधार पे आपका ये वाला कथन गलत हो जाता है। चौथा क्या कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्लों की उपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। निश्चित रूप से इससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही उत्तर है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 मतलब बी विकल्प आपके लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? बताएं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा क्या है? देखो, सामान्य क्रियाशील महिला की बात करें तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 45 से 46 ग्राम होती है। ठीक है, 45 से 46 ग्राम। अब यहाँ पे जो 45 से 46 ग्राम है, याद रखिएगा शब्द प्रयोग किया गया है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए। ठीक है, और सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जब हम बात करते हैं तो उसको वसा कम से कम 20 ग्राम चाहिए। ठीक है, 20 ग्राम उसको प्रतिदिन वसा की जरूरत होती है। वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके साथ साथ कैल्शियम और आयरन की भी इसको ज़रूरत होती है। जहां कैल्शियम की बात करें 400 मिलीग्राम कैल्शियम इसको चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 400 मिलीग्राम कैल्शियम। कितना चाहिए महिला को? कैल्शियम चाहिए 400 मिलीग्राम। ठीक है, यदि आपसे बात किया जाए आयरन कितना चाहिए, तो आयरन यदि हम बात करें तो 30 मिलीग्राम आयरन चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा कि यदि यही प्रश्न हम बोल दें
कि दूध पिलाने वाली महिला, मतलब जिसके पास नवजात शिशु हो, उस महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा कितनी है, प्रतिदिन उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऐसे कंडीशन में महिला को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य महिला को 45 ग्राम, लेकिन यदि कोई महिला दुग्धपान भी कराती है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूध, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दूध की, तो आपको बता दें दुग्धपान की बात हो रही है, तो लैक्टोज जो है वो उसकी मात्रा जो है दूध में आपको देखने को मिलती है। और लैक्टोज जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक होता है दूध में मिठास का, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन के संयोजन में यदि आपसे बात किया जाए कि प्रोटीन के संयोजन में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस और आयोडीन, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं प्रोटीन के, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन के संयोजन में भाग लेते हैं। इसको बताएं। सामान्य क्रियाशील महिला हो गया ये प्रश्न, इसको बताइएगा। यहां पे दो सूचियां दी हुई हैं विटामिन की, और दूसरी सूची यहां पे दी हुई है उनके विभिन्न नामों को लेकर। अब इसमें से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलें बताएं। यहाँ पे विटामिन B1 को क्या कहते हैं? विटामिन B1 की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 को कहते हैं रिबोफ्लेविन। ठीक है, B2, विटामिन B2 को कहते हैं रिबोफ्लेविन। विटामिन B12 की यदि बात करें तो विटामिन B12 का जो नाम आता है, विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामाइन। ठीक है, इसके बाद विटामिन B6 है, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैचिंग आप कर लीजिएगा। चलो, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें आपको बता दें, तो आपसे परीक्षा में कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फा कैरोटीन क्या है? अल्फा कैरोटीन क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है? तो याद रखिएगा, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। और अल्फा कैरोटीन याद रख लीजिएगा, अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन है ये मिलता कहाँ पे है? ये त्वचा में मिलता है। तो याद रखिएगा, अल्फा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है ये त्वचा में उपस्थित होता है। त्वचा के अतिरिक्त सींग हो गए, नाखून हो गए, मतलब मनुष्यों की तो नाखून में हो सकता है, जानवरों की सींग में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि अभी हमने दूध की बात किया था, ठीक है, दुग्धपान की बात किया था, तो आपको पता होगा कि दूध में जो प्रोटीन होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है, तो दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। याद रखिएगा, दूध का जो प्रोटीन होता है, दुग्ध प्रोटीन, उसको पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का रंग सफेद होता है कैसे, तो आपको पता होगा कैसीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कैसीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है। दूसरा, रेनिन आपको पता होगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये महत्वपूर्ण एंजाइम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति है? गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीले कलर का होता है। जैसे अभी आपने देखा कि सामान्यतः दूध सफेद होता है, किसके कारण? कैसीन के कारण। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो गाय का दूध होता है ये पीला होता है, तो गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। चलें, गाय का दूध है हल्का पीला किसके कारण होता है? देखा, हमने देखा कैसीन के कारण दूध का कलर जो है ये सफेद होता है। पीला किसके कारण होता है ये आपको बता दें, तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण पीला होता है, कैसीन के कारण जो है ये आपका रंग दूध का सफेद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि दूध खराब भी होता है, और आप जानते हो जब दूध खराब होता है तो उसके लिए भी एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो दूध को खराब होने के लेकर जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है ये दूध के खराब होने के कारण, दूध के खराब होने का जिम्मेदार जो है ये बैक्टीरिया है। दूध में मिठास भी होती है, कहाँ से? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है। तो अब आप स्वयं ही बता दीजिए, जितने फैक्ट दूध से संबंधित बताए गए हैं, यदि दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है इस संदर्भ में, तो क्या आप गलत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जानकारी जो इसके संदर्भ में होनी चाहिए वो आपको बताई गई है। अब आगे हम देखते हैं मैथ के प्रश्नों के, और मैथ के 5 से 6 प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब उनकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो चलिए मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। मैथ से संदर्भित प्रश्नों की अब हम चर्चा करने वाले हैं, और मैथ का एक प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पहले पढ़ना है। कोई भी मैथ का प्रश्न हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैथ के प्रश्न तभी हल हो सकते हैं जितने आराम से हम पढ़ेंगे, और जितने फ्री दिमाग से, फ्री माइंड से जितना हम पढ़ेंगे उतने अच्छे से हम मैथ के प्रश्नों को कर पाएंगे। यदि हम हड़बड़ाहट में पढ़ेंगे तो मैथ के प्रश्नों को हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, मैथ के प्रश्नों को बहुत ही शालीनता से पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है? कोई श्रमिक अपने घर से श्रमिक होगा फैक्ट्री तक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न का ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है। कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह फैक्ट्री 7 मिनट पहले पहुंचता है। फैक्ट्री से उसके घर की दूरी क्या है? देखो, 2 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। एक कंडीशन बताई जा रही है कि व्यक्ति जब एक निश्चित चाल से जाता है तो लेट पहुंचता है। दूसरी बात, व्यक्ति चाल बढ़ा देता है तो वह जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी क्या है। ठीक है, फैक्ट्री की दूरी क्या है? आपको एक सूत्र मैंने बताया था, समय बराबर दूरी बटा चाल। कल मैंने बताया था, सबसे महत्वपूर्ण है और हमेशा इसी रूप में ज़्यादातर ये लगता भी है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, हमने मान लिया तुरंत कि व्यक्ति के घर से जो फैक्ट्री की दूरी है वो x किलोमीटर है। ठीक है, हमने मान लिया वो x किलोमीटर है, और जैसे ही हमने माना x किलोमीटर है तो पहले कंडीशन में हम यदि हम देखें तो पहले कंडीशन में जब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो इसको समय कितना लगेगा? तो इसको यदि हम समय देखें, पहले कंडीशन में यदि हम समय देखें तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमने मान लिया x किलोमीटर, चाल यहाँ पे दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पहली बार जो इसको समय लगा वो x/5 लगा। अब हम दूसरे कंडीशन पे जाते हैं। दूसरे कंडीशन पे यदि हम देखें तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी सेम है, चाल यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ पे 6 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब 2 समय हमें पता चल गया। ठीक है, एक समय पहला वाला है जहाँ पे 3 मिनट देरी से पहुँचता है, दूसरा समय है जहां पे ये 7 मिनट पहले से पहुंचता है। अब दोनों कंडीशन यहां पर आपको पता चल गई। अब इसमें यदि आप देखोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि मान लीजिए उस व्यक्ति को फैक्ट्री तक पहुंचने में जो सामान्य दिनों में समय लगता था, व्यक्ति को फैक्ट्री तक पहुंचने में जो सामान्य दिनों में समय लगता था वो t था। ठीक है, मान लिया सामान्य दिनों में व्यक्ति जो है वो t समय में पहुंचता था। तो पहले कंडीशन के आधार पर यदि हम देखें तो ये जो समय लगा है x/5 बराबर ये किसके होगा? सामान्य दिनों में t समय लगता था, लेकिन अब क्या हुआ है? पहले शर्त में 3 मिनट देरी से पहुंचा है, मतलब पहले जो t समय लगता था, पहले जो t समय लगता था उसमें से हमें 3 मिनट घटाना है, तब आज के पहले कंडीशन के बराबर होगा। अब इसमें यदि हम देखें घटाना है कि जोड़ना है, देखिए पहले क्या था? समय से पहुंचता था, अब देरी से पहुंच रहा है, तो पहले वाले में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 मिनट को तुरंत घंटे में बदल दीजिए, क्योंकि सारी चीजें घंटे में दी हुई हैं, तो इसको 3/60 आप लिख सकते हो। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। कैसे? कि पहले समय सामान्य दिनों में मान लिया t लगता था, वर्तमान समय में लगा है x+5, तो ये बराबर कब होगा? जब सामान्य दिनों के समय में 3 मिनट हम और जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, तब होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे कंडीशन में इसमें आप देखोगे x/6 = t प्लस यहाँ पे 6/60 हो गया। प्लस होगा कि माइनस होगा? क्योंकि अब क्या है, जल्दी पहुंच जा रहा है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने का मतलब क्या है, समीकरण 3 में से 4 को घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जिनको घटाना नहीं आता है सिंपल सा बता दे रहा हूँ, x/5 माइनस x/6 इक्वल टू, टी से टी कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस रहेगा एक माइनस नेट चिन्ह लगेगा, बाकी 3/60 और धन 6/60 जोड़ दोगे तो 9/60 आ गया। तो कहने का मतलब है ये आपका, यदि हम ऐसे देख लें तो ये आ गया x/5 माइनस x/6 इक्वल टू 3 और 6 9/60 है। इसको 3 त्रिका 9, 3/20, यहाँ से आ गया 6×30, ये आपका आ जाएगा 6x माइनस 5x मतलब x/30 इक्वल टू 3/20। तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 त्रिका 9, x बराबर 9/2। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें समझने की क्या जरूरत है। 2 कंडीशन दी हुई है इस प्रश्न में। एक कंडीशन में कह रहा है व्यक्ति जो है वो पहले पहुंच जाता है, एक में कह रहा है व्यक्ति लेट पहुंचता है। जब लेट पहुंचता है तो उसकी चाल कम होती है अपेक्षाकृत जब जल्दी पहुंचता है तो। ठीक है, हमने मान लिया कि सबसे पहले ऑफिस से या फैक्ट्री से घर की दूरी x किलोमीटर है, साथ ही साथ हमने यह भी मान लिया कि फैक्ट्री से घर की जो दूरी x किलोमीटर है उसके अतिरिक्त मान लीजिए सामान्य दिनों में उसको ये टी समय लगता था, जब वो एकदम राइट टाइम पे पहुंचता था तो उसको टी समय लगता था। ठीक है, उस आधार पे फिर हमने पहला कंडीशन लिया और दूसरा कंडीशन लिया, दोनों का अंतर निकाल लिया, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं गलतियां होती हैं तो आप करेक्ट कर सकते हो। इसको बताएं, 160 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा ये भी प्रश्न कुछ ना कुछ उसी तरीके का है। 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से 2 कारें एक दूसरी की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8:10 पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर हो तो एक दूसरे में पहुंचने में कितना समय लगेगी। बोला जा रहा है एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, और ए और बी जो स्थान है इन दोनों स्थानों के बीच मान लीजिए हमने x किलोमीटर है दोनों स्थानों की दूरी। अब एक कार ए से बी की तरफ शुरू हो रही है, एक कार बी से ए की तरफ शुरू हो रही है। तो ऐसी शर्त में जब दोनों एक ही दिशा में आती हैं, एक ही दिशा का मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब एक दूसरे के समीप आ रही हों। जब समीप आ रही होती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो सबसे पहले सापेक्ष चाल जब यहाँ पे निकालोगे तो सापेक्ष चाल मतलब ए की चाल और बी की चाल जुड़ जाएगी। ए की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोला जा रहा है कब मिलेंगे, मतलब समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी इसमें दिया होना चाहिए, जी हाँ दिया है, 160 किलोमीटर दिया है, मतलब ये चीज दिया है 160 किलोमीटर। अब दूरी 160 किलोमीटर है, चाल है 80 किलोमीटर, तो कितना लगेगा, 2 घंटा लगा। मतलब पहले ये जब निकले थे एक साथ तो 8:10 पे निकले थे, तो 2 घंटा और लगा है, तो कितना हो जाएगा 10:10, 10:10 पूर्वाह्न। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा सापेक्ष चाल निकालना यदि आपको आता है तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, यदि दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो निकलती है वो घट जाती है। एक ही दिशा का मतलब ए वाला भी इसी तरफ जा रहा है, बी वाला भी इसी तरफ जा रहा है, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। जब एक ही विपरीत दिशा में मतलब एक पूरब आ रहा है एक पश्चिम, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल निकालना यदि आपको आता है तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, ये भी इसी तरह का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें बोला जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर और पुलिस वाले के बीच 100 मीटर का डिस्टेंस है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वालों को कितना समय लगेगा। मान लो ए विकल्प पर पुलिस वाला है ए स्थान पे, बी स्थान पे चोर है। चोर भी भाग रहा है, पुलिस वाला उसके पीछे लगा हुआ है। पुलिस वाले की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और
चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि पुलिस की चाल ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं तो चोर को पकड़ ही लेगा। यहाँ पे फिर आपको बताया गया है दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, मतलब अभी 100 मीटर पुलिस वाले से चोर जो है वो आगे है। तो चोर को पुलिस वाला कब पकड़ पाएगा? जब ये 100 मीटर की जो ये दूरी है इसको कवर कर पाएगा। कहने का मतलब है अब आपको यहाँ पे ये निकालना है कि ये जो 100 मीटर की दूरी है, जो 100 मीटर का गैप है, क्योंकि अब दोनों चल रहे हैं, बीच में सिर्फ 100 मीटर का गैप है, ये 100 मीटर का गैप कब खत्म होगा? कब खत्म होगा मतलब समय। ठीक है, समय की बात आ गई। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी यहाँ पे आपको पता है दी हुई है कितना? 100। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 है। चाल क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताया सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल यहाँ पे घट जाएगी। 10 - 8 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100/2 आपका आ गया। अब आप हल कर लो, अब जो भी आपका आएगा वो आपका उत्तर हो गया, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हैं। तो यहां से यदि आप देखोगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। क्या यहाँ पे ये क्या था? मीटर में था, बाकी सारी यूनिट यदि हम देखें तो किलोमीटर में है। तो मीटर को जो है ये किलोमीटर में आपको बदलना पड़ेगा। जब मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इसको आप सेकेंड में बदल लीजिए। ठीक है, तो सेकंड में बदलने के लिए इसको आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसको किलोमीटर में बदल लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है किसी एक यूनिट में रखना पड़ेगा। तो आपको पता है मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। आपने दे दिया 1000 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/2 × 10। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्योंकि ये जो चीज़ आया है ये घंटे में आया है, ठीक है, 1/20 घंटा आया है। अब इसको यदि हम मिनट में बदल दें तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया? 3 मिनट। तो 3 मिनट इसका सही उत्तर है। कहने का मतलब है इस प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ हमें समझने की जरूरत थी चोर और पुलिस वाले के बीच में दूरी कितनी है। चोर और पुलिस वाले के बीच की जो दूरी थी उसको हमने पकड़ा, उसको हमने कैच किया और हमने देखा कि इनके बीच की दूरी 100 मीटर थी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। सापेक्ष चाल घट जाएगी जो निकल के आएगी। तो अब इसी जो 100 मीटर का गैप है, इसी को जब भी पुलिस वाला कवर कर लेगा तुरंत चोर को कलर पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब है ये 100 मीटर चलने में, ये 100 मीटर को कवर करने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा, वही हमें निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसको बताएं। श्री कुमार अपने कार्यालय पर, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद इसको जवाब देना है। श्री कुमार अपने कार्यालय पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गाड़ी चलाकर जाते हैं। पहली 60%, यहाँ पे 60% है, पहली 60% दूरी तय करने में शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा लगता है। उनका कार्यस्थल कितना दूर है? ठीक है, अब देखो ये प्रश्न, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिर्फ 2 बार पढ़ने की जरूरत है। बार बार कहता हूं, जो आपको ना समझ में आए, जो प्रश्न आपको ना समझ में आए उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि अभी परीक्षा आप नहीं दे रहे हो, अभी सिर्फ आपको समझना है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब हमने मान लिया कि इनके जो कार्यस्थल की दूरी है वो है x किलोमीटर। ठीक है, कार्यस्थल की कुल दूरी जो है वो है x किलोमीटर। ठीक है, कार्यस्थल की दूरी हो गई x किलोमीटर। अब यहाँ पे औसत चाल कितना दिया है? 48 किलोमीटर, मतलब औसत चाल दे दिया है, औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है? एक तो आपको निकालना है कि 60% जो दूरी है इसको तय करने में कितना समय लग रहा है। दूसरा आपको निकालना है अगली बची 40% दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। यदि आप निकाल लेते हो तो इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, पहले 60% की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? x का 60%, क्योंकि कुल दूरी x है, इसका 60%, तो 60x/100, ये तो हो गए दूरी। दूरी बटा चाल, चाल कितनी है? बटे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां से आ गया। अब इसको कट कर दो तो ये आपका आ गया 6×8 = 48, मतलब x/80। ठीक है,
दूसरा जब आप आगे इसमें देखोगे, शेष 40% के लिए, तो वहां भी समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है आपकी 40x/100, चाल कितनी है, सेम है 48। यहां भी आप काट दोगे तो वो चीजें आपकी कट के आ जाएंगी। यहाँ पे 4 से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 12 चौके 48, यहाँ पे आ गया x/120। ठीक है, दो समय यहाँ पे निकल के आ गए, एक समय हो गया x/80, एक हो गया x/120। अब क्या बोला जा रहा है कि जो पहला 60% कवर किया है उसमें 60% दूरी तय करने में शेष दूरी को तय करने के लगे समय की अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा लगता है। कहा जा रहा है कि ये जो दूरी है 40%, इसमें 10 मिनट कम समय लगा है, किससे, इससे पहले वाले समय से। ठीक है, मतलब पहला जो 60% चला है उसमें 10 मिनट ज्यादा समय लगा है, किससे, दूसरे 40%। तो 10 किसमें जोड़ना पड़ेगा जब आप बराबर करोगे, क्योंकि इसमें कम लग रहा है ना, मतलब बराबर प्लस 10 इसमें करना पड़ेगा। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x/80 बराबर x/120 प्लस 10 मिनट बराबर 10/60, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटे में हैं तो इसको तुरंत हमने घंटे में बदल दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लो। सबसे पहले एक 0 हर जगह है, हर में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, नहीं काटते हो कोई बात नहीं। ये हो गया x बराबर x/180 माइनस x/120 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो ये आ गया 40 से 120 में से घट गया ये 40x बटे 120 गुणे 80 बराबर 1/6। यहाँ से आप काट दोगे तो 4 दूने 8, x बराबर यहाँ से यदि हम देखें तो 6 दूने 12 20, x बराबर आ गया 40। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो 40 किलोमीटर। कहने का मतलब है सिर्फ प्रश्न समझने की जरूरत है कि क्या पूछा जा रहा है। यदि आप उसको समझ जाते हो तो निश्चित रूप से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, यदि किसी को नहीं समझ में आया है फिर से बोलेंगे, फिर से बताऊंगा। अंतिम प्रश्न है, इसको आपको हल करके लेके आना है, हल करके इसका उत्तर बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को अनिवार्य है, सभी के लिए। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। कोई कमी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।